टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिज्म। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हुए हैं, मिलते जुलते हैं। सो आई थॉट कि मैं इसे नोट्स की फॉर्म में ही लेती हूँ, थोड़ा क्विकली कवर हो जाएगा और टाइम भी सेव होगा। सो हम बात करते हैं मैग्नेट्स से। मैग्नेट्स क्या होते हैं? दिस इज़ द नेचुरली अकरिंग आयरन ओर होते हैं और उसको हम मैग्नेटाइट के रूप में जानते हैं। तो इसका नाम जो है, कॉमनली नॉन नेम जो है वो है क्या है? मैग्नेटाइट है। सबसे पहले इसे मैग्नीशियम में फाउंड किया गया था, जो कि ग्रीस में है। मैग्नेट्स दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हो सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट जैसे लीडिंग स्टोन, लोड स्टोन, ये सब नेचुरल मैग्नेट हैं। यहाँ तक कि अर्थ भी आपकी एक नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं जो आप मैन मेड हों, यानी बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, कंपस निडल या आपने बनाया हो, तो ये सब जो हैं, या सर्कुलर डिस्क शेप मैग्नेट्स, ये सब मैन मेड है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अब हम। मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, लाइक आयरन फिलिंग है, आयरन है, नील है, सो ऐसे जो भी मटेरियल आपके आसपास हों, ये मैग्नेट क्या करती है? ये उनको अट्रैक्ट करती है। फ्रीली सस्पेंडेड इट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें इन एयर, तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेती है। तो उसको समझते हैं हम। ये बेसिकली आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, हम इसको सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। तो हमने क्या, ये अगर जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये आपका जोग्राफिकल साउथ है, तो आप अगर कोई ये ग्रीन कलर से मैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट दिखा रही हूँ, तो अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं मैग्नेट को, तो मैग्नेट अपने आप को इस तरीके से अलाइन करती है कि इसका एरो, यानी कंपस निडल ऐसे अलाइन करती है कि इसका एरो हेड जो है वो, या नॉर्थ पोल जो है वो जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आ जाए। बट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल करते हैं। देन द कंक्लूजन केम कि यहाँ पर अर्थ जो है एक बहुत बिग ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, या ये कह लीजिए कि डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज़ अ बिग ह्यूज मैग्नेट बरिड। एंड ये मैग्नेट कैसी है? इसका साउथ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ के क्लोज है, एकदम उसको अलाइन नहीं करता, उससे थोड़ा टिल्ट रहता है, लेकिन ये जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। और इसीलिए मैग्नेट क्या करती है? मैग्नेट तो इस साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुई है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट थी, बट क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ अलाइन कर रही थी, तो हमने उस जोग्राफिकल जिस पॉइंट की तरफ ये अलाइन करते हैं उसको हमने जोग्राफिकल नॉर्थ पोल भी बोला है। और ये सिर्फ एक बाय कन्वेंशन है कि हम पोल्स को नाम हमने जो दिए वो हमें बाय कन्वेंशन दे दिए। लेटर ऑन ऑब्जर्वेशंस टोल्ड दैट कि इनसाइड द अर्थ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट्स हैविंग अ साउथ पोल ऑन दिस साइड। सो जिस साइड जोग्राफिकल नॉर्थ है उस साइड साउथ पोल है। सो हम यहाँ कंक्लूड ये कर रहे हैं, पॉइंट यही था कि अगर आप इसे फ्रीली सस्पेंड करते हो मैग्नेट को, तो उसका नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कहता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 6/7 ऑफ द 2L। यानी एक्चुअली वो कहना ये चाहता है कि हम जब मैग्नेट डिज़ाइन करते हैं तो एजेस को बिल्कुल फ्लैट करते हैं, यानी कि आप बार मैग्नेट डिज़ाइन करते हो तो बार मैग्नेट इस शेप में बनता है, लेकिन जो एक्चुअल पोल स्ट्रेंथ है वो उससे थोड़ा अंदर की तरफ वहाँ पर मैक्सिमम होती है। तो पोल यहाँ लाई कर रहा है, इसका पोल यहाँ लाई कर रहा है, तो हम पोल टू पोल डिस्टेंस नापें तो वो एक्चुअल एंड टू एंड लेंथ से, यानी 2L से 6/7 लेस होगा, वो इससे थोड़ा कम होगा। तो यही पॉइंट बता रहा है कि जो एक्चुअल लेंथ होती है बिटवीन, यानी एक्चुअल डिस्टेंस होता है बिटवीन द पोल्स के बीच में, वो 6/7 होता है टोटल लेंथ 2L से। नाउ लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। अगर आप मैग्नेट को ब्रेक भी करेंगे तो आपको न्यू फिर से 2 बाईपोल यानी डाईपोल्स मिल जाएंगे, और दोनों जो हैं पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर पाएगा। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे करता है कि कई बार मैग्नेट जो है उसके पास अगर आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी रख दो तो ये मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करेगी, नॉन मैग्नेटिक को नहीं करेगी। और यही इसकी है, फिल्ट्रेशन में भी काम आता है। आपने देखा होगा बहुत सारी हैवी ह्यूज मैग्नेट्स को हम मशीनरीज को यूज़ करते हैं। अगर हमें आयरन्स किसी बल्क ऑफ मटेरियल में से चुन के निकालना हो, या मैग्नेटिक मटेरियल्स निकालने हो, नील्स को अलग करना हो, तो वहाँ पर हम ऐसी प्रॉपर्टीज़, जूनियर क्लासेस में हमने बहुत की हैं ऐसी एक्टिविटीज़। शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्शन। यस, ये हमें इंडक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ मैं एक मैग्नेट रख रही हूँ और मैं शो करती हूँ कि ये बिना कॉन्टैक्ट में आए भी फोर्स शो कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मैग्नेट रखा और ये देखिए दूर जा रहा है, तो ये रिपल्शन है दो, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये देखिए बिना उसके भी ये दूर की तरफ पुश हो रहा है, छोटा मैग्नेट था। तो क्या हो रहा है, ये इंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ शो करता है, और इसी को हम कह रहे हैं कि ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। तो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, कैसे कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पैरेलल फील्ड लाइन्स और इक्वी डिस्टेंट होती हैं। अगर क्रॉसेस शो कर रहे हैं दैट मीन्स इनवर्ड है, डॉट शो कर रहे हैं दैट मीन्स आउटवर्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। ये प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ मिलती जुलती हमने चार्जेस के केसेस में भी पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। मैग्नेट्स के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिफरेंस है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर ही हैं। तभी मैंने कहा था कि बहुत कुछ मिलता है फर्स्ट चैप्टर से। वह फ़र्क इतना है कि यहाँ हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ हम चार्जेस की बात कर रहे थे। तो ये बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ से आउटवर्ड और साउथ से अंदर की तरफ एंटर करती है, यानी कि इनसाइड इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये पूरा क्या बनाती है, लूप बनाती है। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हम एक कर्व बनाएं और उस कर्व पे हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सभी पॉइंट्स में हमें उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व है। देखिए यहाँ पे एक एडिशन है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी कंटिन्यूस कर्व कहते थे लेकिन क्लोज नहीं कहते थे। क्लोज इसलिए नहीं कहते थे कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव के पास गई लेकिन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव के पास नहीं जाती है, लेकिन यहाँ जा रही है। यहाँ नॉर्थ से साउथ पर गई और इनसाइड साउथ से वापस नॉर्थ पे आ गई, सो एज टू मेक अ क्लोज लूप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज होंगी, जैसे कि हम पोल की बात करें तो पोल पर फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज हो जाती हैं एक दूसरे के, बाहर जाकर वो स्प्रेड होती हैं। तो जब वो स्प्रेड हो रही हैं वहाँ पर फील्ड जो है वो कम हो गई है, और जहाँ वो डेंसर हैं, जहाँ क्लोज टू ईच अदर है, वहाँ पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हैं, स्ट्रॉन्गर है। तो ये स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट करती है, के बारे में हमें इन्फॉर्म करती है। तो ये कहता है फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन एंड एक्सपैंड लेटरली। तो यहाँ दो बातें हो रही हैं कि हमें फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और एक्सपैंड भी करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ, जब दो अपोजिट पोल्स आप लेते हैं साथ में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, और ये दो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक दूसरे की तरफ आएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। सेम ऐसे अगर दो डिफरेंट पोल्स यानी सिमिलर पोल्स आप रखेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, और ये दोनों जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्टेंस अपार्ट जो है मूव कर जाएंगे, बाहर की तरफ रिपेल हो जाएंगे और एक्सपैंड कर जाएंगे। तो हम कह रहे हैं एक्सपैंड होता है ड्यू टू रिपल्शन, कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट द कॉन्सेप्ट दे रिप्रेजेंट इज रियल। ये सिमिलर पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे, मेजॉरिटी पॉइंट्स सिमिलर हैं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस था, वो आपको ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। तो कूलम्स लॉ जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में फोर्स के लिए कहते थे वही यहाँ पर है, स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ हम चार्जेस बोलते थे और यहाँ उसकी जगह हम लाएंगे वर्ड पोल स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें क्या करना है, जिसमें यहाँ पर मैं जो फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये QM1 और QM2, ये दोनों क्या हैं, ये पोल स्ट्रेंथ है। तो पोल स्ट्रेंथ को अगर हम लेते हैं कंसिडरेशन में और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट आएगा विच इज़ μ0/4π। अब आपके पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट नहीं आएगा, वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ होता था। यहाँ μ0 क्या है, μ0 है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है दिस इज द परमिशन बीइंग गिवन बाय द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि मैग्नेटिक, यहाँ तो पोल्स की बात हो रही है, तो दो मैग्नेटिक पोल्स जो है वो आपस में कितना एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, ये परमिशन कौन दे रहा है, ये दे रहा है उनको मीडियम। तो ये μ0 उस मीडियम की स्ट्रेंथ को, यानी उसकी हाउ मच परमिशन इट इज़ गिविंग दैट मीडियम। तो राइट नाउ μ0 यूज़ करते हैं हम वैक्यूम के लिए, आपके पास μm आ जाएगा फॉर डिफरेंट मीडियम्स के लिए। तो यहीं से हम डिफाइन कर देते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं QM को। तो अगर हम कहें कि दोनों जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ्स थी वो दोनों इक्वल थी। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता होगा, ये हम बहुत बार पहले यूज़ कर चुके हैं, μ0 की वैल्यू विच इज़ 4π × 10⁻⁷ और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू होती है 10⁻⁷, जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर पोल्स जो हैं दोनों अगर हमने ले लिए, अगर दोनों इक्वल हैं, यूनिटी के बराबर हैं और उनके बीच का सेपरेशन भी 1 है, तो एक मैग्नेटिक पोल दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी, 10⁻⁷ होगी। और इसी को अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहीं पर मैंने ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है
unit magnetic pole may be defined as a pole which when placed in vacuum separated by a distance of 1 meter from an identical pole repel it with a force of 10⁻⁻7 न्यूटन। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि इफ़ ये ज़रूरी नहीं यही लैंग्वेज आप यूज़ करें, आप अपनी भी लैंग्वेज दे सकते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं। इफ़ दिस इज़ अ पोल स्ट्रेंथ विच व्हेन सेपरेटेड बाय अ सिमिलर पोल सेपरेट from by a distance of 1 meter will experience a force of 10⁻⁻7 न्यूटन। सो ये भी बोल सकते हैं आप, तो सिर्फ हमें डेफिनेशन देनी थी। तो दिस विल डिफाइन द पोल स्ट्रेंथ, जैसे हम उसमें चार्ज को डिफाइन करते थे, 1 कूलम को डिफाइन करते थे, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है। चलिए अब इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब कैसे डिफाइन की जा सकती है। बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहा जाता था कि इट इज़ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सो सेम यहाँ पर भी यही है कि दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय अगर हम पोल स्ट्रेंथ ले लें, और इसके लिए मैंने एक कंडीशन ले ली है कि सपोज एक पोल स्ट्रेंथ तो थी QM और दूसरा पोल स्ट्रेंथ हो गया आपका यूनिटी, तो आप फॉर्मूला लें, जो फोर्स का फॉर्मूला था यही हमारे पास ऊपर फॉर्मूला था। एक को तो हमने QM पुट कर दिया और दूसरे को हमने पुट कर दिया 1 लिया था तो 1 प्लेस कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, जो बिगर ब्रैकेट है उसको तो हम बोल देते हैं B और यहाँ लिख देते हैं दूसरे चार्ज को विच इज़ QM2, लेकिन QM2 को तो हम 1 मान रहे थे, जिसे मैंने यहाँ पे भी पुट करके दिखाया है। तो QM2 को अगर हम 1 मान लें तो हमारे पास ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बच गया, मैग्नीट्यूड वाइज नॉट यूनिट वाइज, क्योंकि एक्चुअली 1 कूलम इससे चार्ज मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके ये फोर्स बनी थी। बट अब क्योंकि हम या तो ये कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ यूनिट चार्ज, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्सर्ट कर रही है एक गिवन पोल स्ट्रेंथ जो है वो एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, तो उस केस में आप इसको बी ले सकते हैं। एक्चुअली हमें डेरिवेशन में इसे यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आप बी को, उन्होंने वहाँ पर कई जगह फोर्स नहीं लिखा है, कई जगह बी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया, यहाँ पे फोर्स कैसे आ गया। तो कुछ नहीं है, उन्होंने एक को यूनिट पोल माना है, तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में एफ को बी के इक्वल रख सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग दिस 1 पोल स्ट्रेंथ एज यूनिटी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू फॉर्मूला भी दे दिया है, μ0/4πQm1, लेकिन m1 क्या था, QM था, तो QM/4πr² आ गया। बट एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो यहाँ से निकला है, ये हमने निकाला है। पहले भी हमने बहुत हद तरीक़ों से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन की हुई है, बायट-सैवर्ट लॉ से भी डिफाइन की हुई है, बट ये बेसिक फॉर्मूला यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर दिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलिए अब बात करते हैं हम यूज़ करेंगे और आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी कि वहाँ मेरा कहने का मतलब यहाँ पर हमने फोर्स को बी के इक्वल क्यों कर दिया। बी के इक्वल नहीं है, बल्कि वो पोल स्ट्रेंथ जो वो मल्टीप्लिकेशन में जा रही है उसके बाद फोर्स के इक्वल हो रहा है, बट क्योंकि एक पोल 1 हो गया है, एक पोल स्ट्रेंथ, तो हम इसको इक्वल बोल रहे हैं, यानी 1 मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल बता दिया है, सिर्फ यूनिट को नहीं। तो आप बात करते हैं यस मैग्नेटिक डायपोल की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी डिफाइन कर देते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, जब एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेट हो जाए बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो वो क्या कंस्टिट्यूट कर देंगे, वो मैग्नेटिक डायपोल बनाएंगे। अब मैग्नेटिक डायपोल है तो उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगी। यहाँ मैं m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ डायपोल मोमेंट को, और इसको हम कहते हैं कोई भी आइदर पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स, और वो हम लेते हैं किसी भी नॉर्मल मैग्नेट में 2L। तो यहाँ पे 2L रखा है, 2L है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दैट इज साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते थे और हम वहाँ पर भी बोलते थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नॉर्मली चार्ज जो है फील्ड कहाँ से कहाँ भेजता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हम पोल की जो स्ट्रेंथ मतलब डायपोल मोमेंट लेते हैं उस केस में भी रिवर्स लेते हैं। यहाँ पर भी रिवर्स है, आउटसाइड तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल्स पर टेस्ला। एम्पियर मीटर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया हुआ था NIA। I इज़ एम्पियर और एरिया के लिए आ गया मीटर स्क्वायर, तो जो वो भी मैग्नेटिक मोमेंट है, बिकॉज
हम क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग लूप जो है वो अपने आप में कैसे बिहेव करता है, डायपोल की तरह। तो जब वो डायपोल है और उसके पास डायपोल मोमेंट है तो वो डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट सेम होनी चाहिए। बार मैग्नेट की भी डायपोल सेम ही होनी चाहिए। दो बार मैग्नेट के लिए डायपोल कैलकुलेट करने का तरीका ये है और करंट लूप के लिए कैलकुलेट करने का तरीका ये है, लेकिन दोनों की यूनिट तो सेम ही होनी चाहिए। तो हमने यूनिट जो है उसकी यूनिट जो निकाली है इसके लिए वो हमने यहाँ से निकाली है, तो ये निकली एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर आपको क्यू एम की चाहिए, क्योंकि लेंथ की तो यूनिट क्या होती है, मीटर हो गई, तो इसकी यूनिट रह जाएगी सिर्फ एम्पियर मीटर। और कैसी क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्यू एम की बात नहीं हो रही, पोल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही कि वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम देखते हैं कुछ डेरिवेशंस फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ओके, नाउ वी हैव द डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि बार मैग्नेट हम ले रहे हैं सैंपल के तौर पे, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पे क्रिएट हुई वो हमें बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्ट करेगी। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है जो इसके पोल से पोल, मतलब फर्स्ट पोल से सेकंड पोल से होता हुआ जो निकल रहा हो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो एक्सियल पॉइंट हमने पहले भी किया हुआ है, सिमिलर डेरिवेशंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने अलग से करना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा यहाँ से आपको दिखाऊंगी तो यू विल बी क्विकली एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो हम पॉइंट ले रहे हैं P, और इस पॉइंट पे जो चार्ज हम, मतलब जो पोल स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं वो कितनी है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ हम ये मान रहे हैं। देखिए मैंने लिखा है यूनिट नॉर्थ पोल जो है हमने पॉइंट P पे अज्यूम कर लिया है। अब जब ये वाला नॉर्थ पोल इसके ऊपर फील्ड लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला अभी हमने एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं दोबारा लिख देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर था, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो क्यू एम तो हो गई इसकी पोल स्ट्रेंथ, और वो आपने इसके यहाँ पे डिवाइड कर देनी है अगर हम निकालना होता तो। लेकिन यहाँ हम क्या ले रहे हैं, दो हमारे पास पोल्स हैं, एक तो हो गया ये वाली पोल स्ट्रेंथ और एक हो गया ये यूनिट। अब इसके लिए निकालनी है हमें इसके ऊपर जो फील्ड एक्ट हुई, तो वो कितनी हो गई, जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। यानी मैं पहले फोर्स डिफाइन करती हूँ। फोर्स कितना हो जाना चाहिए था हमारे पास, इसको दूसरा पेन ले लें, तो फोर्स होना चाहिए था म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड क्यू एम इस नॉर्थ पोल के लिए, और दूसरे पोल के लिए इस वाले के लिए कितना हो जाना चाहिए था 1 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें लेना है। तो ये टोटल मिड से तो डिस्टेंस होता है r, लेकिन उसमें से आप इसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास बचता है r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आती है फोर्स के लिए। अब इस फोर्स के अंदर ये जो मल्टीपल में 1 था, इसको आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएँ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गई, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ हो गई, और उसको आप क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस ही निकालना था, इसलिए मैंने सीधा ही मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में आपको ये एक्सप्रेशन दी होती है, और फिर सेकंड स्टेप में वो यहाँ फोर्स से सीधा स्विच करके मैग्नेटिक फील्ड पे ले आते हैं, और एक्सप्लेन भी नहीं करते कि क्यों उन्होंने एफ को बी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ रीज़न बता दिया है मैंने कि आप एफ को इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले आए हैं, और फिर उसके बाद आपने इसको चेंज किया है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि एफ बाय दैट पोल स्ट्रेंथ यानी यूनिट पोल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस यूनिट चार्ज यूनिट पोल इज गिविंग यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैंने निकाली है पहले नॉर्थ पोल के लिए, सेम ऐसे ही साउथ पोल के जब आप निकालेंगे तो आर में लेंथ ऐड हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ ऐड हुआ है। लेकिन देखिए दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, B1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। डिफरेंस जब आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड का तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन एज 4LRQM, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। लेकिन अगेन हमें पता है, अभी हमने डिफाइन भी किया था कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, QM इंटू 2L। सो यहाँ से 2L और ये QM मिलकर आपको M दे देंगे, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैंने ऊपर वेक्टर सिंबल नहीं लगाया है क्योंकि मैं क्या ले रही हूँ, मैग्नीट्यूड ले रही हूँ। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी, अब आप देख सकते हैं कौन सी फील्ड स्ट्रॉन्गर थी, ये वाली नॉर्थ पोल वाली। और अगर आप यहाँ नॉर्थ पोल ही रख रहे हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे तो ये वाला पोल उसको उस तरफ यानी एक्स के अलॉन्ग रिपेल कर देगा, और आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, यानी डायरेक्शन इज सेम एज द मैग्नेटिक डायपोल। तो वो डायरेक्शन सिमिलर होगी, जैसे उसमें हम बोलते थे पैरेलल होती है डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रही है, इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ये भी सिंपल। अच्छा, यहाँ केसेस भी देख सकते हैं आपके, इफ़ 2L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो आप यहाँ पे R को L को नेग्लेक्ट कर दीजिए, सिर्फ R³ बचेगा, एक R ऊपर से कैंसिल हो जाता है तो R³। यानी एक्सप्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, कि बस सिर्फ फ़र्क किया हुआ है कि यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गया है इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। 2P की जगह 2M आ रहा है।
बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम है। नेक्स्ट ऐसे ही हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट पर, इधर से भी उस पॉइंट पर, यानी नॉर्थ पोल से भी इस पॉइंट पर, तो रिपल्शन होगी। नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल अगर हमने यहाँ रखा है तो ये आउटवर्ड एक्ट करेगा B1, जबकि साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये हो गया B2। इसको आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, B1 को भी और B2 को भी। तो B1 को रिजॉल्व करते हैं, आपके पास आएगा B1 साइन ऑफ थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा B1 कॉस ऑफ थीटा। सेम इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा B2 साइन ऑफ थीटा, और इस तरफ एक और कंपोनेंट बनेगा विच विल बी B2 कॉस ऑफ थीटा। नाउ B1 और B2 मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल इक्वल है। उसका रीज़न क्या है कि पहले तो हमारे इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में तो हमारा ये लेंथ एक में एक सब्ट्रैक्ट हो रहा था, एक में ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, विच इज़ आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड का आप फॉर्मूला निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल। तो अगर ये इक्वल हैं B1 एंड B2 तो ये ऐड हो जाएंगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी 2B cos थीटा। आगे देखते हैं। सो दिस इज वी हैव 2B cos थीटा। अब हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा लेंगे, उसी को पुट करेंगे। वी कैन कैलकुलेट cos थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल। किसी एक ट्राइंगल को ले लीजिए, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका L और हाइपोटेन्यूज होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। तो ये cos थीटा की वैल्यू वहाँ पुट करते हैं, दोनों B की 2 से मल्टीप्लाई होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं, तो देन यू विल गेट दिस पावर, यानी 3/2 पावर आ जाएगी। एक के पास पावर थी स्क्वायर का, अंडर रूट का स्क्वायर लिया तो अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर लिया था तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, पावर 1 हो गई, 1 प्लस हाफ करोगे 3/2। यहाँ पर भी हम स्पेशल केस ले सकते हैं। अगेन देखो यहाँ पे भी वही पुट किया, Q इंटू 2L को मिला के M पुट कर दिया। ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बिल्कुल सिमिलर है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ हमने P की जगह M लिया है, डायपोल मोमेंट की जगह। और स्पेशल केस लेते हैं तो दिस विल अगेन कम आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3। बस डायरेक्शन अब की बार कहाँ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब कहाँ एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है, और पोल की डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो होगी इस तरफ। तो अब हो गई एंटी पैरेलल, जबकि पिछले केस में थी पैरेलल। और ये एग्जैक्टली वही केसेस हैं, वही सब कुछ है जो आपने फर्स्ट उसमें किया था, चैप्टर में किया था। सो इसीलिए मैंने इसको क्विकली सिर्फ इससे रिकैप किया, अदरवाइज़ ये फिर से 2-3 वीडियो ले लेता। सो खैर एनीवेज थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क और एनर्जी डिस्कस करेंगे।